यूके ने अभी रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया था केयर वर्कर वीज़ाज़ का। तो सर्टिफिकेट में ऐसा क्या स्पेशल है जो स्टूडेंट के लिए करना ज़रूरी है आगे जो है ना इसको रिसीव करने के लिए सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I'm yet again here with another episode of our podcast, and I am having Sir Azim Qasim, CEO and founder of Edify Group of Companies with us today. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही फेवरेट टॉपिक जितने भी लोग हैं उनका, स्टूडेंट्स का भी और स्टूडेंट्स के अलावा भी जो लोग वर्क वीज़ाज़ के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सुनने में आया कि आपके पास वर्क वीज़ाज़ हैं, तो कहाँ से आए हैं आपके पास वर्क वीज़ाज़ और कौन से वर्क वीज़ाज़ हैं आपके पास? बहुत डिमांड भी है इनकी, तो क्या न्यूज़ है आपके पास आज? मेरा ख्याल है आपने काफ़ी कमेंट्स पढ़ लिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके और हमारी फेसबुक के ऊपर जाके। कल एक रील लगाई थी टीम ने, उसमें हमने बताया था जो नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सीसीए का। तो उसके ऊपर मुझे भी जो कमेंट्स आए, जो फीडबैक आया, तो लोगों को यूँ लग रहा है जैसे आइडिफाई ने हमने कोई वर्क वीज़ाज़ जो है ना वो लॉन्च कर दिए, और हम वो आपको बताइए बच्चे कैसे पूछते हैं कि सुना था आपको वर्क वीज़े आ गए। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा सुना आपके पास वर्क वीज़ाज़ आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वर्क वीज़ाज़ को डील नहीं करता, और ऐसे कोई वर्क वीज़ाज़ कनाडा के हमारे पास नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दैट लीड्स टू वर्क परमिट एंड दैट लीड्स टू पीआर। किसी भी वर्क परमिट के लिए एक आपको पता है कि स्पेसिफिक कोई ना कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, सही है। तो उसी तरह यूके ने अभी रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया था केयर वर्कर वीज़ाज़ का। ये सिमिलर टू दैट आप कह लें कि ये प्रोग्राम है, और दिस इज़ अ सर्टिफिकेशन दैट लीड्स टू अ वर्क परमिट दैट लीड्स टू फुलफिल अ डिमांड विच इज़ दीज डेज एक हाई डिमांड कह लें कि ऑक्यूपेशन है कनाडा के अंदर। तो वर्क वीज़ा नहीं है। हमारी जो सर्विसेज हैं दैट इज़ फॉर एजुकेशन, जो प्रोग्राम वहाँ पर ऑफर हो रहा है जिसके बाद आपको ये वर्क वीज़ा मिलेगा। हमारी सर्विसेज जो है ना वो वहाँ तक महदूद है। सर सीसीए काम कैसे करेगा? एज अ डेजिग्नेशन ये क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? एज अ प्रोफेशन अगर हम इसको बोलें तो प्रोफेशन में अगर हम इसकी बात करें तो प्रोफेशन क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, या एज अ प्रोफेशन क्या होगा? अच्छा देखिए, CCA स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट प्रोग्राम कह लें या सर्टिफिकेट कह लें। अब CCA इसका जो है ना वो एक ब्रॉडर टर्म है। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, सही है। अब डॉक्टर्स, अब एक सिंपल वर्ड है मैं डॉक्टर हूँ या मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप देखते हैं कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसका अलग ना सेपरेट नेम है एक। जो बच्चों को देखते हैं पीडियाट्रिक्स, उनका एक सेपरेट नाम है। गायनीज एक सेपरेट डॉक्टर्स है। इसी तरह जो कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ये है क्या है, अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्ड बाय वर्ड। यानी कि आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एज अ असिस्टेंट। जो ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है कनाडा की, उनको आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक हो गया। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा था कि यूके के अंदर केयर गिवर्स के वीज़ाज बड़े फेमस हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से गए भी हैं। अच्छा, अब उसमें डिफरेंस क्या था कि वो सारे के सारे जो लोग यहाँ से गए हैं उनको ABC भी नहीं पता कि केयर गिवर होता क्या। जब वहाँ जाके उनको जॉब मिली है, और जब वहाँ जाके उनको कहा जी आपने ये काम करने हैं, पैम्पर साफ करने हैं, और ये आपने ओल्ड एज जो वहाँ की पॉपुलेशन है, पेशेंट्स हैं, उनकी टेक केयर करनी है, उनका जी हमने ये काम ही नहीं करना, आता नहीं है, वो बैन हो गया, सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब जो CCA प्रोग्राम है, जो सर्टिफिकेशन है, जो प्रोग्राम है, ये जो डिप्लोमा है, ये बेसिकली आपको ट्रेन करता है फॉर दैट वर्क। फॉर ये उस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने एज अ केयर गिवर आना है, आपने एज अ केयर गिवर असिस्टेंट आना है, उसके अंदर आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपने एज अ नर्स असिस्टेंट आना है, उसमें आगे मल्टीपल कैटेगरीज आ सकती हैं। तो ब्रॉडर टर्म जो है ना दैट इज़ कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट प्रोग्राम। उसके अंदर फिर डिफरेंट जॉब्स हैं। मकसद क्या है उस जॉब का कि आपने जो पॉपुलेशन है वहाँ की, इस वक्त जो मेरे पास स्टैट्स है ना नोवा स्कोशिया के कनाडा के, वो ये कहते हैं कि 29% जो पॉपुलेशन है ना कनाडा की, नोवा स्कोशिया प्रोविंस की, जहाँ पर ये CCA जो है ना वो ऑफर हो रहा है, वो 29% जो पॉपुलेशन है इस प्रोविंस की, वो ओल्ड एज में है, 70s प्लस है। और वहाँ पर पाकिस्तान की तरह वो बूढ़ों को घर से बाहर निकाल के फेंक नहीं देते। उनको सोसाइटी जो है ना वो बाकायदा होम केयर प्रोवाइड करती है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
तो वहाँ पर जाके उनकी टेक केयर करना, उनको संभालना, दैट इज़ बेसिकली अ केयर गिवर। उसके आप जितने मर्जी नाम दे दें। सर अब जैसे अभी हमने यूके की बात की है कि यूके में तो ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, आपको वर्क वीज़ाज़ अगर मिल रहे हैं, जैसे बहुत फेमस रहा है, बहुत सारे लोग आपने बोला भी कि गए हैं। कनाडा में ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई है सर्टिफिकेट की? अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप एलिजिबल होते हो इसके लिए फर्दर आगे काम करने के लिए। तो सर्टिफिकेट में ऐसा क्या स्पेशल है जो स्टूडेंट के लिए करना ज़रूरी है आगे जो है ना इसको रिसीव करने के लिए? सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? अच्छा, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखें, बात सुने, यूके ने ये ओपन किया केयर गिवर वीज़ा, क्या हुआ? एंड में उनको बंद करने पड़ गए। सारे फेक लोग जो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, वेले थे, या ऐसी फीमेल्स जो हमारी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, एमबीए, एमफिल, ठीक है, वो सारी की सारी केयर गिवर वीज़ाज में चली गई। वहाँ जाके आइडिया हुआ कि ये काम तुम्हारे करने वाला ही नहीं है, या वहाँ जाके आइडिया हुआ कि ये काम तुम्हें करना ही नहीं आता। देखें, पेशेंट आपने करना क्या है, आपने 70-80 प्लस जो लोग हैं वहाँ के, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको आपने मैनेज करना है। उनको मैनेज कैसे करना है? या तो वो हॉस्पिटल में होंगे, या वो किसी अपने अपने घर के अंदर उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी होंगी, या किसी प्राइवेट जगह पर उनको रखा होगा जहाँ पर आपने उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, वॉक, उनकी उनकी मेडिकेशन, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। बिल्कुल। देखिए, उनको मेडिकेशन क्या देनी है, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको केयर जो ये डिपार्टमेंट है पूरा, इसकी क्या वोकैब है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, टर्मिनोलॉजीज क्या इसकी है? डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसमें आपने जो ओल्ड पेशेंट हैं उसको हैंडल कैसे करना है आपने। एक 80 साल की फीमेल को कैरी करना, एक 80 साल के मेल को कैरी करना, उसको व्हील चेयर पर लेके जाना है, उसको अपने स्ट्रेचर पर लेके जाना है, सही है। उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। उन चौक के उन्हें कंच तो नहीं मार देना कि चलो जी, अब पढ़ो जी, पेशेंट आ गया ਤੁਹਾਡਾ। वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। और फिर वहाँ पर आप ये देखें कि अगर आपने एम्बुलेंस को भी कॉल करनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। आप डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। ये तो नहीं कि आपने मुंह उठा के 112 कॉल कर दिया कि भाई आज यहाँ के पेशेंट ले जाए यहाँ पर आके। ऐसे है। उसके लिए आपको खास नॉलेज चाहिए। फिर उनकी जो मील प्रिपरेशन है, उसमें क्या डाइट है, उसमें क्या डालना है आपने, ठीक है। आपको अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस सीसीए प्रोग्राम का हिस्सा है कि हाउ बॉडी फंक्शंस, आपके बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एक तरह से आपको पूरी वो एनाटॉमी पढ़ाते हैं कि भाई दिल कैसे काम करता है, जिगर कैसे काम करता है। जैसे आपने देखा होगा 1122 वालों की ट्रेनिंग हो रही होती है, उनको वो बाकायदा प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं कि भाई आपने कैसे हैंडल करना है बंदे को। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है ना, आपने कैसे हैंडल करना है बंदे को। रात को 3 बजे एक बंदे को, 80 साल का बंदा है, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आप उसे उठा के फ्रेश जूस दे दें, पता चले उसकी शुगर हाई हो गई। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप केयर करेंगे ना उसकी। फिर आपने उनको मेंटली तौर पे जो है ना, आपने उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको होप देनी है कि भाई आप कॉप अप कर सकते हो, ठीक है, आपकी लाइफ की ये अचीवमेंट्स हैं, ऐसे करें ऐसे करें। ये सारा कुछ जब तक आपको नहीं पता तो आप एक पेशेंट को कैसे टेक केयर करेंगे? वो पाकिस्तान वाला हिसाब होगा ना। यहाँ पे कोई अगर हमारा बीमार हो जाए, कोई ओल्ड एज या कोई ऐसा वैसा जो मतलब कि फैमिली में ज़्यादा कोई 80 प्लस होता है, तो वो उसको उसकी टेक केयर करने के लिए किसको फ़ोन करते हैं? यार अपने खानदान केड़ा वेला बंदा बैठा है इस टाइम, अच्छा उन्हें बुला लो, उनका आज हफ्ता अस्पताल रह जाके। तो फिर ये वाला ही हाल होगा वहाँ पर भी जो यूके में हुआ है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए उन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेशन दी है कि भाई आप ये सर्टिफिकेशन करें। ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप ये वर्क वीज़ा लें। और जो हमारा इस वक्त हाईली इन डिमांड ऑक्यूपेशन, बल्कि इस वक्त तो नोवा स्कोशिया में इमरजेंसी लगी हुई है इस प्रोफेशन के ऊपर कि इतनी उनको ज़रूरत है इस प्रोफेशन की, और आकर इसको ज्वाइन करें। अच्छा सर, ये जो सारी चीज़ें अभी आपने डिस्कस की हैं कि किस तरह से पेशेंट को हैंडल करना है, अगर आपने इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी को अप्रोच करने के लिए, अप्रोच कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन, क्या ये सारी चीज़ें मॉड्यूल्स का सर्टिफिकेट के जो सर्टिफिकेशन मिलेगी, जो प्रोग्राम हमने करना है उनके मॉड्यूल्स का हिस्सा है? और क्या ये सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि एक चीज़ को पढ़ के ही तो आप सारा कुछ नहीं सीख सकते हो? तो क्या इसके साथ कोई इंटर्नशिप या कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए है कि वो साथ साथ इसको प्रैक्टिकली भी सीख सकें? और क्या वो इंटर्नशिप हमें जो है वो मूव करती है, कैन इट हेल्प्स अस टू लीड टुवर्ड्स द जॉब एज वेल? तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? जॉब मिलेगी बच्चों को इसके साथ, और अगर मिलेगी तो इन्हीं प्रोफेशन की या इन्हीं सर्टिफिकेशन वाले बच्चों को जॉब क्यों मिलेंगी? मतलब और भी बहुत सारे जो हैं वो प्रोफेशंस हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि जिस स्टेम वाले बच्चों को जो है वो जॉब तो गारंटीड होती हैं कनाडा में।
तो अगर वहाँ पर स्टेम प्रोग्राम वाले बच्चों को जॉब गारंटी है तो फिर एक सर्टिफिकेशन बेसिस के ऊपर बच्चे को जॉब कैसे मिल जाएगी? और इंटर्नशिप और मॉड्यूल्स के बारे में भी, जैसे मॉड्यूल्स का तो आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इंटर्नशिप और जॉब्स के बारे में भी बताएं। अच्छा देखिए, मॉड्यूल्स की तो मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। वो जो जितने मैंने मॉड्यूल्स का नाम लिए हैं, आप देखेंगे कि वो लिंक कर रहे हैं आपके इस प्रोफेशन के साथ। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है, सीसीए प्रोग्राम है, इसमें आपके पास क्वाप प्रोग्राम शामिल है। कनाडा में हम आप इंटर्नशिप कह लें, आप प्लेसमेंट कह लें, कुछ भी नाम दे लें, बट उसका जो सही नाम है कनाडा में, दैट इज़ क्वाप। ठीक है। कि आपको साथ में प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है, जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, वो इसके साथ इन्वॉल्व है। ग्रेट। वो जो भी आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उसका साथ प्रैक्टिकल करवाएंगे। देखें, कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहूँ जी, पंक्चर ऐसे लगता है, आप ये ट्यूब निकालें, ये उस पर रखें, ये पंक्चर लग गया आपका। जब तक आप लगाएंगे नहीं या मैं लगाऊंगा नहीं, तब तक वो आपको नहीं आएगा। सही हो गया? इसी तरह ये जो है सीसीए का प्रोग्राम है, इसमें आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बाकायदा उन्होंने आपको कोऑप ट्रेनिंग दी है, इंटर्नशिप दी है। ड्यूरिंग आपकी जो सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, उसमें भी आपको जो है ना वो बाकायदा जॉब एक तरह से पार्ट टाइम करवाते हैं, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाए। अच्छा, आपको तब तक जॉब नहीं मिलेगी एज अ प्रोफेशनल, एज अ केयर वर्कर, जब तक आप जो नोवा स्कोशिया का जो प्रोविंस है कनाडा का, उसका आप एग्ज़ाम नहीं पास कर लेते। ठीक है। जब तक आप उसका एग्जाम पास नहीं करेंगे, आपके हाथ में सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आगे जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब कि ये सर्टिफिकेट, यहाँ पर अभी काउंटर क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, जैसे हर प्रोग्राम की एक असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट के बाद ही आपको जो है ना वो कंसिडर किया जाता है, इवैल्यूएशन के बाद प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आगे मूव करने के लिए। तो इस प्रोग्राम की असेसमेंट फिर किस बेसिस पे है? जैसे आपने कहा कि कोई एग्ज़ाम है, तो इसके अलावा भी क्या कोई असेसमेंट है जिसकी बेसिस के ऊपर बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा और बाद में जॉब गारंटी होगी? असेसमेंट बेसिस क्या है इसका? देखें, जो मॉड्यूल्स मैंने भी जिक्र किए हैं, वो सारे मॉड्यूल्स का आपका वो एक असेसमेंट होगी, जो प्रोविंस है वो आपकी असेसमेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं आपको और, कि कनाडा में हर एरा गैरा ये कोर्स नहीं करवा सकता। इसके लिए बाकायदा नोवा स्कोशिया ने अप्रूव्ड कुछ 6 से 7 जो है ना वो कॉलेजेस बाकायदा रिकमेंड किए हुए हैं, कि ये 5-6 कॉलेजेस हैं जो हम अप्रूव करते हैं, जिनके साथ हमारी बाकायदा एफिलिएशन है, जो ये कोर्स करवा सकते हैं, जिनको पता है। और फिर उन कॉलेजेस का आगे, अब आपके अगले पार्ट का आंसर देने लगा हूँ, उन कॉलेजेस का आगे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो केयर गिवर प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ एग्रीमेंट है। ये कॉलेजेस एक तरह से उनकी नर्सरीज हैं। ये बंदे ट्रेन करके, पढ़ा के, उनका एग्जाम प्रोविंस लेगी। अब एग्जाम, अब गवर्नमेंट क्या है इसके अंदर, प्रोविंस क्या है, एज अ गारंटर, कि भाई आप पढ़ाओ, आप जॉब दो, एग्जाम मैं लूंगी, मैं चेक करूंगी कि इसने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है? अब उसका क्या होगा, उसमें आपका रिटन एग्जाम भी होगा, कुछ आपका ओरल इंटरव्यू भी होगा, प्लस आपका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। देखें, आपके हाथ में उन्होंने एक बॉडी देनी है, आपके हाथ में एक जान देनी है उन्होंने, तो उसके लिए उनको ये मेक श्योर लाजमी करना है कि आपको वो हैंडलिंग आती कि नहीं आती। सही है। क्या आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी पेशेंट की पता कि नहीं पता। अच्छा, अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या अब जो स्टेम डिग्रीज वाले हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो, उनको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। देखें, इस चीज़ को आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। ये प्रोफेशन अलहदा है, वो प्रोफेशन अलहदा है। अगर आप स्टेम डिग्री में जा रहे हैं तो फिर आपने स्टेम वाले प्रोफेशंस में जाना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने डॉक्टर्स वाले प्रोफेशन में जाना है। आप इसमें बाय चॉइस जाएंगे कि भाई मैंने वहाँ जाके केयर गिवर बनना है, केयर गिवर असिस्टेंट बनना है। मैंने ओल्ड जो लोग हैं, ओल्ड जिनको मतलब कि ज़रूरत है कम्युनिटी की और डॉक्टर्स की, और उनको मैंने, क्योंकि डॉक्टर एक बड़ा एक्सपेंसिव आप कह लें कि प्रोफेशन है, जो डॉक्टर है वो एक पेशेंट के साथ हम बिल्कुल भी अटैच नहीं कर सकते कनाडा वाले, तो वो क्यों हाईली पेड होते हैं, और वहाँ डॉक्टर्स की कमी भी है। तो असिस्टेंट केयर जो प्रोवाइडर्स हैं, इनको अटैच करना जो है ना, उनके लिए कह रहे हैं कि लेस एक्सपेंसिव है, और इनकी इसलिए इनको जो है ना वो कोर्स करवा के उनके साथ अटैच करेंगे, ताकि उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, और जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सके, क्योंकि वहाँ पे किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम
कौन करवाएगा, या आप ये कह लें कि सर्टिफिकेशन इशू किसकी तरफ से होगी? ये इंस्टीट्यूट की तरफ से होगी, प्रोविंस की तरफ से होगी, स्टेट की तरफ से होगी? और फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इसके लिए? एज रिक्वायरमेंट सबसे मेजर क्वेश्चन जो है वो एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कनाडा में जो भी चीज़ फैक्टर आप कुछ भी करने जाते हो आपका एज फैक्टर बहुत काउंट होता है। और फिर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ही जहाँ से बच्चा ये सर्टिफिकेशन लेगा वो DLI होगा या नहीं होगा? ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखिए मैंने बताया कि 5 से 6 इंस्टीट्यूट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, जो आपको ये CCA प्रोग्राम करवाएंगे, ठीक है। अब उनमें से हमारा जो बेसिकली एडिफाई का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, MOU हुआ है, वो हुआ है ऑक्सफोर्ड कॉलेज है हैलीफैक्स के अंदर, नोवा स्कोशिया के अंदर। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल करियर कॉलेज के नाम से वो कॉलेज है। बेसिकली ऑक्सफोर्ड ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है कि उसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेस भी हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये करियर कॉलेज भी जो है ना उन्हीं का एक वेंचर है। ठीक है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो उनके बिहाफ पे हम यहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो रिक्रूटमेंट करेंगे एंड दैट इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। दैट इज़ अप्रूव्ड बाय नोवा स्कोशिया, दैट इज़ अप्रूव्ड बाय जो उनका प्रोविंस है, जिन्होंने आगे आपको स्टेट नॉमिनेशन देनी है, जिन्होंने आपको आपको कहना जी ये ले आप अगर वर्क परमिट आप PR अप्लाई करें, उनसे अप्रूव है। एंड दैट कॉलेज इज़ आल्सो अ DLI कॉलेज, जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है ना, वो कॉलेज है। वो आपको पढ़ाएगा, वो गारंटी ले रहा है कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैं इसको जॉब लेकर दूंगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट आगे केयर गिवर्स के साथ है। आप ये पूरी चेन समझे ना कि केयर गिवर्स, अब गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि वहां पर इस वक्त 1500 प्लस वैकेंसीज हैं केयर गिवर्स की, ठीक है। जो कि इंडिया से हालात ख़राब हो गए और नाइजीरियन काफ़ी गए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट चाह रही है कि थोड़ा सा ज़रा ना डाइवर्सिटी लेके आए, बिल्कुल। इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, यूके का मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि यूके ने बुलाए थे पाकिस्तानी, तो हम भी बुलाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है। तो उनको वहाँ पर 30 और अभी 2500 बेड्स मजीद ऐड कर रहा है नोवा स्कोशिया अपने इन केयर गिवर्स के साथ मिलके। तो उसके लिए उनको जो जितने भी केयर गिवर प्रोवाइडर्स हैं उनको बंदे चाहिए। उसके लिए उन्होंने कॉलेजेस से रब्ता किया, कॉलेजेस से एग्रीमेंट किया कि भाई आप बंदे ट्रेन करके पढ़ा के हमें दें, हम उनको जॉब देते हैं। कॉलेजेस आगे रिक्रूटमेंट कर रहा है डिफरेंट कंट्री से, क्योंकि वहाँ पर तो इस वक्त जो पॉपुलेशन है नोवा स्कोशिया की, वो तो 30-40% जो है ना वो ओल्ड एज के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है। और वहाँ पर जो अब एज वाली बात करने लगूँ मैं आपकी, जो यंगस्टर्स हैं वहाँ कम है। वैसे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज की, दैट इज़ अराउंड 52, 21 साल से लेके 52 साल तक बच्चा तो खैर नहीं, कोई भी 21 साल फ्रॉम 21 ईयर्स टू 52 ईयर्स तक, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड जेंडर, वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन उसमें ये है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो मेरी बात भी हुई कॉलेज से, हमने कहा जी हम 35 तक कैप लगा देते हैं, क्योंकि 35 के बाद वैसे ये भी देखेगी ना कि यार एक बंदा जिसको खुद अभी ज़रूरत है, फिजिकली फिट है, मतलब 52 साल का बंदा जाए जो मैंने असिस्ट करना है, उनका तो आप लोड़ेगी, सही है। तो 35 साल का जो एक है ना एज, दैट इज़ आई थिंक अ मीडियन एज, कि जहाँ तक बंदे की एनर्जी जो है ना वो बरकरार होती है और वो प्रॉपर जो है ना वो सर्व कर सकेगा। जहाँ आपका एज का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक 35 इज़ द कैप। जहाँ तक आपकी बात है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें हाई स्कूल चाहिए, इंटरमीडिएट आपने FA किया, ICOM किया, ICS किया, आपने GED किया, आपने A लेवल्स किया, कोई भी आपने हाई स्कूल किया हुआ, और उसके साथ साथ आपको 6 बैंड चाहिए इंग्लिश के। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे जी IELTS के बगैर नहीं हो सकता, PTE के बगैर नहीं हो सकता, तो उनको तो सिंपल मेरा आंसर यही है कि भाई वहाँ जाके आपने बात करनी इंग्लिश के अंदर, आपने पेशेंट से बात करनी है, आपने डॉक्टर से बात करनी है। अब वहाँ जाके आप पंजाबी में तो नहीं ना बता सकते उनको, तो इंग्लिश मैंडेटरी है, 6 बैंड इसमें लाजमी है। इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है इसकी, सिंपल हाई स्कूल की, और कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, गैप का भी इतना इशू नहीं है। प्लस आपकी जो फ़ी है इनकी तकरीबन कोई 20 हज़ार फीस है, उसके ऊपर 5 हज़ार का स्कॉलरशिप है, तो अराउंड 15,000 जो कैनेडियन डॉलर है वो आपकी फ़ीस है। अब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 का 1 लाख का वर्क परमिट सेल हो रहा है, और जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, लोग पैसे भी ज़ाया करते हैं, फेक हैं। 15,000 कैनेडियन डॉलर में आपको पूरी आपकी जो है ना वो एक तरह से PR तक की गारंटी है। अच्छा, PR की सर बात आपने की, मैं यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी। कोर्स हो गया बच्चे का,
बच्चा जाता ही जो है वो पीआर के कॉन्सेप्ट के साथ है, उसको ये कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट है, फ्यूचर क्या होगा इस कोर्स का, पीआर उसके लिए गेन करना इजी है या नहीं है, और कौन सा प्रोविंस जो है वो स्पॉन्सर करेगा, कहाँ जाके उसको वो पीआर के लिए वो एलिजिबल हो सकता है, कौन से प्रोविंस में जाएगा वो। तो पीआर का क्या फ्यूचर है, इस सर्टिफिकेशन के साथ बच्चे के लिए पीआर सिक्योर करना इजी होगा या नहीं होगा, या फिर ये सर्टिफिकेशन है ही रूट टू पीआर। अच्छा देखिए, सप्लाई एंड डिमांड को तो हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि जहाँ पर डिमांड होती है, जहाँ पे सप्लाई कम हो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इस वक्त जो कनाडा का प्रोविंस है नोवा स्कोशिया, जहाँ पर इस वक्त ये जो केयर असिस्टेंट वर्कर्स हैं इनकी डिमांड है, और वहाँ पर देखें हर एक तो उनका फेडरल सिस्टम है, फिर एक उनका प्रोविंशियल सिस्टम है। हर प्रोविंस चेक करता है कि उसको कितने बंदों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर उसको जो है ना वो लैग फील हो रहा है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें यहाँ पे केयर वर्कर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इसको उठा के डाल दिया, जो उनकी स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम है ना, नोवा स्कोशिया स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम, उन्होंने इसको उसके अंदर ऐड कर दिया कि भाई हम अपनी डिमांड खुद फुलफिल करेंगे, हमें केयर वर्कर्स चाहिए, हम उनको। अच्छा, उसकी भी आगे एक स्ट्रीम है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम, कि जो बंदा इंटरनेशनल यहाँ पढ़ने आया है और वो इन प्रोफेशंस के अंदर ग्रेजुएट होता है। अब ग्रेजुएट से मुराद मेरा ये नहीं है कि आपने डिग्री ही की है, कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, इसका नॉक कोड आपको मिल जाएगा उनकी साइट पे जाके। अगर आपने ये उसमें फॉल करते हैं तो फिर आप उसमें पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस समझ लें कि आपने पहले सीसीए किया, डिप्लोमा किया अपना, उसके बाद आपने वो एग्ज़ाम दिया अपना जो सर्टिफिकेशन, और वो उसकी फ़ीस भी शामिल है उसके अंदर, उसकी तैयारी और फीस शामिल है उस कॉलेज की फ़ीस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर वर्क परमिट मिला, जो कि कॉलेज ही आपको वर्क परमिट लेके देगा, ठीक है। वो आपने अपना वर्क परमिट पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद आपने अपनी जो है ना वो पीआर अप्लाई कर देनी है अंडर नोवा स्कोशिया स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम, और उसकी आगे फर्दर स्ट्रीम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम। उसके अंदर आपने अपनी पीआर अप्लाई करनी है, और तकरीबन कोई 20-22 महीने के अंदर आपकी पीआर आ जाएगी, और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू फॉलो जो है ना वो रूट है। आप वेबसाइट खोलें नोवा स्कोशिया के, वहाँ पर भी मेंशन है। आप ये ऑक्सफोर्ड की जो वेबसाइट है कॉलेज की, वो ओपन करें, वहाँ पर भी ये मेंशन। हम वीडियो के जो अंदर है वो एंड पे जो है वो लिंक्स भी ऐड कर देंगे जहाँ पे स्टूडेंट रेफर कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे एक और चीज़ के फाइनेंशियल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको जीआईसी चाहिए होता है, तो क्या इस सर्टिफिकेशन, इस प्रोग्राम के लिए अगर स्टूडेंट जा रहा है तो उसको अपना जीआईसी जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, और क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी, और क्या जो रिक्वायर्ड अमाउंट है 20,635 कैड, क्या वही रिक्वायर है फॉर द प्रोग्राम या लेस एंड मोर रिक्वायरमेंट है? देखिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जीआईसी एसडीएस में जाएं, मेरी रिकमेंड, क्योंकि डीएलए इंस्टीट्यूट है, 6 बैंड रिक्वायरमेंट है, फीस आप पूरी पे कर दें, और बाकी सारा कुछ फुलफिल हो रहा है तो आप 20,635 का वो जीआईसी लें और उसमें अप्लाई करें। एसडीएस के अंदर आपका वीज़ा जो है ना वो विद इन 15 to 20 डेज आएगा। नॉन एसडीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन एसडीएस में अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ रिस्की फैक्टर, मैं समझता हूँ, ठीक है। अगर आप एसडीएस में करते हैं तो वही रिक्वायरमेंट है 20,635 की, आपने वो ब्लॉक अकाउंट परचेज करना है। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट ठीक है, सारा कुछ ओके है, तो नॉन एसडीएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना एम्बेसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। ये एक हमारी एक अपनी एक आप कह लें कि असेसमेंट वैल्यूएशन है कि हम क्या बच्चे को अलाउ करते हैं कि नहीं करते, या हम खुद एवेल्यूएट करते हैं कि क्या इसकी प्रोफाइल ठीक है कि नहीं ठीक, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई एसडीएस में कर लो या नॉन एसडीएस में कर लो। एंड ऑब्वियसली आपका बजट भी डिपेंड कर रहा होगा इसके ऊपर कि अगर आपने वक्ती तौर पे 50 लाख रुपए होल्ड कर सकते हैं, जो कि आपका ही है, वापस मिल जाना है आपको, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गो फॉर एसडीएस। अगर आपके पास नहीं है बजट तो फिर आप उसमें नॉन एसडीएस में जाएं। एसटीएस या नॉन एसटीएस, ये बात तो साइड पे होगी। वीज़ा के बारे में आप क्या कहेंगे कि वीज़ा मिलने के क्या चांसेस हैं, कि बच्चे ने तो अप्लाई कर दिया, सारा कुछ हो गया, इस सिनेरियो में, जबकि आपने ये बात पहले बोली कि उन डिमांड एंड सप्लाई की बात हमने बोली, तो जहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है, जहाँ जो है वो आपको चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, आपको लेबर या स्टूडेंट्स रिक्वायर होते हैं एक सर्टन प्रोविंस में, तो चांसेस होते हैं वहाँ पे आपका वीज़ा भी ग्रांट होगा ही होगा। तो आप क्या कहते हैं कि वीज़ा मिलने के क्या चांसेस है सिचुएशन में कि अगर बच्चा इस रूट के थ्रू जो है वो अप्लाई करता है फॉर कनाडा? अच्छा देखिए, वीज़ा मिलने की गारंटी इसमें ऐसा ही है जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को गारंटी दी थी, लेकिन जीत पीटीआई गई। तो देखिए, ऐसे वीज़े की गारंटी तो अगर कोई दे रहा है आपको, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अनप्रोफेशनल, ठीक है। वीज़ा की गारंटी लेना इज़ हाईली अनप्रोफेशनल, नंबर 1।
नंबर 2 आपके वाली बात कि इसके अंदर हाईली इन डिमांड ऑक्यूपेशन है और इस वक्त वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है। उन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि हम जो केयर वर्कर बनना चाहता है हम उसको पैसे भी देंगे, हम उसको फ्री पढ़ाएंगे भी अपने नेशनल्स को, उनको फ्री बुक्स भी देंगे। यानी कि इस हद तक वो ग्रीडी हैं और इस वक्त डिमांड है तो सप्लाई चाहिए उनको। मतलब इन स्टैट्स की बेसिस पे क्या हो सकता देखिए है? अगर हम इन स्टैट्स की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद स्टैब्लिशमेंट की गारंटी के बावजूद पीटीआई जीत गई तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी सकता है, सही है। उसमें हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई 100% गारंटी है वीज़ा लगेगा, लेकिन इसके ऊपर मेरी जितनी बातें हुई हैं कॉलेज के साथ ख़ास तौर पर, उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से हम नाइजीरिया से, हम इंडिया से, हम श्रीलंका से इसकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हमारा ज़ीरो रिफ्यूज़ल है। पाकिस्तान आने का मकसद ही हमारा ये था कि हम जो है वो जो डाइवर्सिटी है वहाँ पर, ज़्यादा नाइजीरियन आ रहे हैं, ज़्यादा इंडिया का ज़रा हालात ख़राब है आजकल कनाडा के साथ, इसलिए ज़रा उसको उन्होंने बैक साइड पे किया हुआ है। नाइजीरिया को हम ज़्यादा नहीं लाना चाह रहे, हम एक लिमिट में चलना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वीज़ा इसमें रिफ्यूज़ नहीं होगा। एसडीएस में अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी है और आपको 100% वीज़ा मिलेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, और आपने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए हम लोगों को इस प्रोग्राम के ऊपर, और आई होप कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पॉडकास्ट, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। And for now, it was all about today, and I hope the podcast was really informative. आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट ये है कि we are going to attach the links in the description. You all have to go through all the descriptions and the links, and you have to go on the websites and have to check on your own कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस पॉडकास्ट के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, you can ask all the questions in the comment box. That was all about for today. This was Marwa, Edify Group of Companies. Allah Hafiz.